अब देखिए बहुत सारे सुधार की बात होती है, तो ऐसे में जिक्र कर देती हूँ राधाकृष्णन समिति के सुझाव। दरअसल उन्होंने कहा प्रश्न पत्र की जो फिजिकल ढुलाई है वो खत्म किया जाए। सीपी, पीटी और हाइब्रिड मॉडल अपनाने की भी इसमें सिफारिश की गई है। नीट 2 चरणों में कराने का इसमें सुझाव दिया गया है। केवी और नवोदय स्कूलों को प्राथमिक परीक्षा केंद्र बनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एआई फेस रिकॉग्निशन प्लस आधार बायोमेट्रिक से फर्जी आधार पर रोक लगे, ये भी इसमें एक सुझाव दिया गया है। क्योंकि आज हम सुझाव पर ही बात कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम ये समझेंगे कि आखिरकार समाधान हल क्या है। आज भले प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कभी भी छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, पेपर लीक ना हो। ऐसे लीक प्रूफ सिस्टम कैसे बनेगा, आज उस सिस्टम पर हम बात करेंगे। एनटीए में स्थायी विशेषज्ञों की भर्ती हो, ये सारे सुझाव मैं बता रही हूं आपको, राधाकृष्ण समिति के सुझाव है। आउटसोर्सिंग कम करने का सुझाव है, टेस्ट ऑडिट, एथिक्स और डेटा सिक्योरिटी के लिए अलग समितियां बनाने की सिफारिश में की गई है। तो क्या यही जरूरी चीज है जो सरकार कर रही है? क्या वो ठीक है या उसमें और क्या सुधार हो सकते हैं? आज इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर शिखा दरबारी, पूर्व संयुक्त सचिव हैं, शिक्षा पर संसदीय समिति का प्रभारी हैं राज्यसभा में और एनटीए के कामकाज को भी पहले ये देखती थी। शिखा जी, सबसे पहले आज सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल ये है कि ऐसा क्या सिस्टम बने जो लीक प्रूफ हो? देखिए, अगर आप हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के सिस्टम देखिए, वो सारे लीक प्रूफ होते हैं। अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देख लीजिए, इवन आप इसका जो आपका जेईई का एग्जाम होता है वो भी आपका अगर देखिए कि कभी इस तरह से वो लीक नहीं होता है। तो यहाँ पे लीक प्रूफ अगर आप देखिए कि एनटीए की या जो सिस्टम था वहाँ पे कोई आपकी गलती नहीं हुई थी। सिस्टम में गलती सिर्फ क्या हुई कि जिसने पेपर बनाया उस बंदे ने ही, उस टीचर ने ही इसको लीक कर दिया। तो प्रूफ यहाँ पे इनको जो करना चाहिए था कि आप जो भी जिस भी ऑफिसर को रखते हैं या टीचर को रखते हैं इस तरह के कॉन्फिडेंशियल कामों के लिए, उनका 360 डिग्री वेरिफिकेशन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी जो टीचर है या चाहे वो जो भी ऑफिसर है वो किसी भी अमाउंट पे कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये मॉरल वैल्यूज की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं थी। जो पेपर बना, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस में गया, चाहे उसका डिकोडिंग हुई, जो एनक्रिप्टेड वे में उनका लॉकिंग सिस्टम था, कहीं भी अगर आप देखिए वहां पे कहीं पे भी लीक नहीं हुआ। लीक कहाँ हुआ? एक ह्यूमन पर्सन से, जिस पर्सन पे हम विश्वास करके चले थे वो वहां पे लीक हुआ। और क्यों लीक हुआ? क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि वो बना हुआ है पेरेंट्स और कोचिंग का माफिया, कि पेरेंट्स जो हैं वो 1-1 करोड़ तक, 25-25 लाख तक पेपर खरीदने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे पेरेंट्स का क्या किया जाएगा? ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो एक बड़ा कोठरी बना लेते हैं कि हम कैसे भी हमें पेपर चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए जब तक नीट का पेपर नहीं होता था, उससे पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते थे और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस भी होते थे, वहाँ पे लोग डोनेशन देके ही, जो भी पेरेंट्स जिनके नर्सिंग होम्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको अपने बेटे को या बेटी को, जैसे कहते हैं, हर हाल में डॉक्टर बनाना ही है, चाहे वो उस काबिल है या नहीं। ऐसे में एट द कॉस्ट ऑफ एक मेरिट, अच्छा बच्चा जो होता है जो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एट द कॉस्ट ऑफ दैट चाइल्ड वो पैसे के बल पे अपने बच्चे को बना रहे हैं। तो ये जो पैसे के बल पे सब काम हो रहा है हमारे देश में, मुझे कहीं लगता है कि जैसे आईक्यू क्वोशिएंट होता था, ईक्यू होता था, आज एक मोरालिटी का क्वोशिएंट बन गया है। और जब तक ये मोरालिटी का क्वोशिएंट हमारा सही नहीं होगा तब तक इस तरह के लीक होते रहेंगे। ये लीक इस वक्त सिस्टम की तरफ से नहीं हुआ है। देयर इज नो डाउट कि एनटीए की वर्किंग हम देख रहे थे, पार्लियामेंट ने कहा भी था कि आप उसको स्ट्रेंथन करिए, और वो पूरी स्ट्रेंथन करी गई थी। अब ये सोचना कि जिसने पेपर सेट किया है वही निकाल के ले जाएगा, तो इसमें बहुत छोटी-छोटी चीजें आपसे समझना चाह रही हूं मैम। आपने जिस बात का, क्योंकि आप एनटीए के कामकाज को भी देखती थी, इसलिए आप बखूबी ये समझा और बता पाएंगी। हमारे साथ इस वक्त जेएस राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एनसीईआरटी डायरेक्टर हैं, उनके पास भी हम आगे चलेंगे। लेकिन मैम जरा इसमें, क्योंकि आपने ये कहा कि जो स्थायी कर्मचारियों की बात, तो अगर एनटीए में अभी जो है वो 24 और 197 कर्मचारी जो है कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से नियुक्त होते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत है। यानी जो आउटसोर्सिंग आप कर रहे हैं वो मत कीजिए, आप यहाँ सुधारिए, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी हो ताकि उनकी जिम्मेदारी बने।
देखिए जैसे होता है, हाँ जैसे होता है यूपीएससी में, आप देखिए यूपीएससी में उनका परमानेंट पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम है। इसी तरह से जैसे कंट्री का हमारा बजट बनता है, तो कंट्री के बजट में भी जो ऑफिसर्स होते हैं उनके एंटीसीडेंट्स पूरे चेक करके कि एक बहुत ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला जो ऑफिसर है उसी को वहां पे लिया जाता है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपने किसी को भी ले लिया जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो आप कहां से किसको पकड़िएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का रिफॉर्म्स एनटीए में किया जाए। ठीक है, JS राजपूत जी, मैं क्योंकि सुधार पर बात कर रही हूँ, आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? ये पूरा सिस्टम कैसे सुधरेगा कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो पाए? देखिए, अभी जो आप चर्चा कर रहे थे जी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये जो हम लोगों ने एक प्रथा शुरू की है, एम्प्लॉइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सा नुकसान कर रही है देश के अनेक संस्थाओं में। वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी खत्म हो रही है और लोगों का मन उस काम में लगता नहीं है जो अस्थायी होता है। इसलिए देश को विचार करना चाहिए कि अगर अपनी कार्य संस्कृति को ठीक करना है तो स्थायी कर्मचारी जिसके सारे एंटीसीडेंट पता हों उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है संस्थाओं में, और वो इस पर भी लागू होती है। मैं जो कहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे देश में क्षमता तो है, हमने नीट का दूसरा री एग्जामिनेशन बहुत अच्छे ढंग से कर लिया, इसका मतलब हम अक्षम नहीं है, वी हैव द कॉम्पिटेंस। लेकिन जो कमी है जिसकी वजह से लीक होता है उसको मैं ये कहूँगा हमारा कमिटमेंट कमज़ोर है, हमारी कार्य संस्कृति कमज़ोर है, और ये सुधरनी चाहिए। जैसे भी हो हम कर सकते हैं, ये हमने दिखा दिया। हम कर नहीं पाते रहे हैं, उसका कारण ये है कि कहते हैं 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सज़ा किसी को नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं। ये कितने दुख की बात है कि इतने बार बच्चों को परेशानी हुई जो नौकरी के लिए तैयारी करके जाते हैं। मैं शिक्षा में रहा हूँ, मैंने मेरी संस्थाओं में 11 साल तो मैं प्राचार्य रहा हूँ एक बड़े रीजनल इंस्टीट्यूट का, मैंने ये सब देखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक परीक्षा के लिए तैयारी करने में सारा परिवार लगता है, सारा उनका जो आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से बहुत पड़ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने भी परीक्षाएं दी जी। 1960 में मैंने MSc की परीक्षा दी, 1962 में PhD की दी 60 में। हमें तो कभी ऐसी कोई चीज़ सुनी ही नहीं थी कि परीक्षा में कोई सॉल्वर बैठ सकता है या पर्चा लीक हो सकता है। तो वो कार्य संस्कृति कहाँ गई? और अगर आपके पास समय हो तो मैं इसको और बता सकता हूँ। ठीक सर, आपकी थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, उसको हम लोग ठीक करा लेते हैं ताकि आपको और बखूबी हम सुन सकें। इस बीच हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP आप तो जानते हैं, लेकिन वो चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो इसलिए भी आज सर स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। हम सुधार पर बात करना चाह रहे हैं, क्या ये डिजिटल तकनीकी AI का इस्तेमाल करके हम कुछ और बेहतर आगे बढ़ सकते हैं या इससे खतरा और बढ़ सकता है सर आपकी नजर में? जी नमस्कार, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मैं इसको यक्ष प्रश्न नहीं मानता हूं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हथियार, कोई भी कानून उतना ही अच्छा होता है जितना उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका दर्शन, उसकी नैतिकता और उसकी प्रतिबद्धता। एक AK-47 है, उसके पीछे कोई गोले चलाने वाला होगा तो AK-47 बेकार हो जाएगी। अच्छे से अच्छी आप व्यवस्था कर लें, लेकिन अगर व्यवस्था के अंदर जो चलाने वाला है वो भ्रष्ट और निकम्मा है और वो पैसे की ताक में है, तो आप मान के चलिए उसको फेल करने के नतीजे निकाल लेगा। इंटरनल विजिलेंस और फूल प्रूफ सिस्टम और मौजूदा केस में जो एक हाई पावर्ड समिति थी जिसने बहुत महत्वपूर्ण संस्तुतियां की थी, हमने एक एक संस्तुतियों को करके अपने बिल्कुल रद्दी के टोकरे में डाल दी। तो हमने तो दरअसल मुसीबत को दावत दी। अब हम दोष किसको दें? डिजिटल को नहीं। क्या UPSC में पैसे नहीं ऑफर होते होंगे, लेकिन वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। इत्तेफाकन हो जाए बात अलग है, वरना जहां तक फूल प्रूफ की बात है, आप वहां के सिस्टम्स को देखिए। और जिन लोगों ने फूल प्रूफ किया है, बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। कम से कम अब बात आई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कम से कम मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको 30 दिन के अंदर सजा मिल करके 15-15 साल की सजा और प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, आप देखें लीकेज अपने आप कम से कम 80% कम हो जाएंगी। समाप्त तब भी नहीं होंगी, लेकिन काफी हद तक कर लेंगे। आज संदेश ये जा रहा है कि हम कदाचित गंभीर भी नहीं है इसको रोकने के लिए। ठीक है, हमारे साथ केशव अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, VP कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के।
सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में भी किसी तरह की लगाम लगाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं वो ही इसमें लिप्त पाए गए हैं, तो क्या वहाँ पर भी कुछ लगाम कसने की ज़रूरत देखते हैं आप? देखिए, मैं सबको सुन रहा था और अभी हम उसी चर्चा पे हैं जो अभी कुछ दिन पहले से चल रही है। असली मुद्दे पे हम अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं, कई पहलू हैं। और कोचिंग सेंटर्स को देखिए बदनाम करना इसलिए आसान है, एक सॉफ्ट टारगेट है। या तो होता कि आज इंडिया में 1 लाख कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सभी उसमें लिप्त होते, 1 या 2 सेंटर मिले आपको हर फील्ड में, मीडिया ले लो, पुलिस ले लो, हर जगह डर्टी फिश होती है। तो हम पूरे को पेंट करें ना, ये ठीक नहीं है। अब आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि कोर मुद्दा क्या है, और उस पे ये जो प्रोटेस्ट है फोकस वहां ना हो के कहीं और जा रहा है, और इजीली हम बोल देते हैं कोचिंग या इसको ब्लेम गेम है। अब आपको मैं समझाऊं, क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, और आपको मैं जो सोल्यूशन दूंगा वो लीक प्रूफ सोल्यूशन होगा। और सीबीटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें कई सारी समस्या आने वाली है नीट की परीक्षा को लेके। और अगर हम इसको समझे, अब मैं आपको विकल्प क्या है ये पहले समझाऊं। अगर मेरे को 2-3 मिनट देंगे तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जी जी जी। विकल्प आज की डेट में बात हो रहा है कि ऑफलाइन पेपर में हम फेल हो गए हैं। तो पहली चीज, एनटीए बनी थी केवल ऑनलाइन एग्जाम के लिए। एनटीए की स्थापना ऑफलाइन एग्जाम के लिए नहीं हुई थी, इसीलिए वो जेई की ऑनलाइन परीक्षा बड़े सक्षम से, मैं कहता हूं 90% करा पाती है, 10% वहां भी समस्या है। अब ऑफलाइन हम फेल हो गए। दूसरा है ऑनलाइन मॉडल जिसका डिस्कशन चल रहा है, और बाकी राधा किशन कमेटी हाइब्रिड। आपको ये समझना है, यहाँ 22 लाख बच्चे हैं जो यूपीएससी का जिक्र कर रहे हैं। जरा उन्हें यह भी समझना होगा, यूपीएससी के 3 लेवल होते हैं। पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस के कई पेपर होते हैं, और फिर इंटरव्यू है। आप नीट की परीक्षा को उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसका सिस्टम ही अलग चलता है। कहां कंपेयर कर सकते हैं? पेपर सेटिंग प्रोसेस। अब मैं आपको ऑफलाइन में 3 मुख्य जगह बताता हूं जहां लीक होते हैं। पहला तो पेपर सेटिंग है, दूसरा है ये ट्रांसलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा जहां मैल प्रैक्टिस होता है वो है बायोमेट्रिक और इन्विजिलेटर जो सेंटर पे है, और लास्ट में ओएमआर शीट जब सेंटर पे आती है तो वहां भी मैल प्रैक्टिस का स्कोप रहता है। अब हमने जो मई 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने पहली चीज कहा कि आप एग्जामिनर को लॉकडाउन करिए, अनडिस्क्लोज लोकेशन विदाउट मोबाइल, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो तब तक वहां रहें जब तक पेपर नहीं हो। दूसरा हमने कहा ट्रांसपोर्ट मत करिए। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा लूप होल है, बैंक तक जाना। हमने कहा जो सेंटर होते हैं वहां आप 3 प्रिंटर लगाइए हाईटेक, और एग्जाम वाले दिन ही आप पेपर एनक्रिप्टेड 3 घंटे पहले मेल करिए। अगर 3 अच्छे प्रिंटर है, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल, नवोदय और केवी सेंटर होते हैं, और आज हमें डिजिटल इंडिया बनाना है, तो वहां पर अगर अच्छे प्रिंटर्स लगाते हैं और फिक्स सेंटर है, 22 पेज होते हैं केवल इनके, 3 अच्छे प्रिंटर आपको 1 घंटे में आराम से प्रिंट निकाल के उसमें स्टेपल करना है, और तब तक बच्चे अंदर आएंगे, और आपका देने वाला अंदर, पेपर सेटिंग करने वाला बाहर नहीं निकला, पेपर के कोई पर नहीं निकले जो बाहर जाएंगे। दूसरा मैं आपको बायोमेट्रिक बताता हूं। आज हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो डीजी यात्रा में क्या कोई खड़ा होता है? हमारी आइरिस देख के अंदर जाया जाता है। तो आप उस पे क्यों नहीं खर्च करते? आप प्राइवेट लोगों को बायोमेट्रिक करने लेके क्यों आए? इस बार मोतीहारी दरभंगा में तो बायोमेट्रिक की वजह से सॉल्वर गैंग गया, दैट वाज बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्व था। आप डीजी यात्रा के जैसे आइरिस, आप आधार कार्ड लेते हैं, आप उसको लीजिए, खत्म ही हो जाएगा खेल। क्यों आएगा वहां पे? पेपर सेटिंग और लीकिंग का खत्म। एनएमसी कभी भी, जो सीबीटी है उसमें नॉर्मलाइजेशन आएगा। नॉर्मलाइजेशन एक फ्लॉड प्रिंसिपल है जब 6 दिन तक पेपर चलेगा। अब गवर्नमेंट को यहाँ एक क्या करना है, 50,000 करोड़ आज वो टीसीएस को देती है पूरे साल में, उससे ज्यादा एग्जाम कराने के, और 20,000 करोड़ अगर वो खर्च करें तो 20 लाख सीट क्रिएट होती है। आप एक दिन में सीबीटी एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास 2-2.25 लाख से ज्यादा क्षमता नहीं है, इसीलिए आईआईटी एडवांस्ड में 180 होते हैं, हम एक दिन में करा सकते हैं। लेकिन आज 20 लाख सीट एक बार खर्च करिए, आपके गवर्नमेंट के जितने संस्था हैं वो अपग्रेड भी होंगे, और आपको एक दिन में परीक्षा कराने में इजी होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर सीबीटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों 20,000 करोड़ नहीं करते? और
एक रिफॉर्म हमें चाहिए, नीट में पेपर सेटिंग। अगर आप इस बार का पेपर देखें जिसका जिक्र नहीं हुआ, फिजिक्स का पेपर आपने टफ बना दिया और बायोलॉजी इजी। हम डॉक्टर चूज कर रहे हैं, कोई इंजीनियर चूज नहीं कर रहे। तो आप जो डॉक्टर चूज कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के पेपर इतने प्रिडिक्टेबल है, 12 साल में हमने पैटर्न नहीं बदला। यूपीएससी को देखिए, ऐसा पेपर बना था, मुखर्जी नगर का जोक है कि भैया पेपर किसी को मिल भी जाता तो सॉल्व नहीं होता। नीट का पेपर आप ऐसा बना रहे हैं जहां बायोलॉजी डॉक्टर की टेस्ट ही नहीं कर रहे। 30% बच्चों के पास लगभग 70% के पास मैथ्स नहीं होती, और आपने फिजिक्स का पेपर टफ दे दिया। तो इसमें जो आपने इस बार बच्चों को लिया, उसमें रिफॉर्म लाइए, बायोलॉजी को पैराग्राफ बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाइए। आपका पेपर इतना प्रिडिक्टेबल है। ये कई रिफॉर्म है, हम जहां प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इन रिफॉर्मों की बात ही नहीं हो रही। बात रिफॉर्म इसीलिए सर आज मैंने गूंज में चुना कि मेन जड़ तो रिफॉर्म है ना। सबसे जरूरी है रिफॉर्म। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा छात्र है वो दोबारा कभी ना वो प्रोटेस्ट का सोचे, ना वो नाराज हो, उसकी जो मूल समस्या है उसका समाधान हो, और वो है लीक प्रूफ सिस्टम बनाना। लीक प्रूफ सिस्टम कैसे बनेगा, इसीलिए मैंने आज कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं रखा। मैंने आज सब उन लोगों को रखा है जो ये बता पाए कि सिस्टम अभी कैसे काम कर रहा है, इसको कैसे काम करना चाहिए, वो हम समझे। अगर जो बच्चों का हित चाहते हैं वो आज ये शो जरूर देखेंगे, जिसमें कोई तमाशा नहीं और बच्चों से जुड़ा मुद्दा ही हम उठा रहे हैं। और संजीव जी हमारे साथ हैं। सर मैं आती हूँ जरा, संजीव जी, प्रोफेसर संजीव तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल अग्रसेन कॉलेज के इस वक्त। सर आपके हिसाब से सिस्टम में कहां सुधार की गुंजाइश दिखती है आपको? मुझे लग रहा है कि लंबे समय से सुधार की गुंजाइश लगातार बनी हुई है, और यह सुधार इसलिए आवश्यक है। सबसे पहले तो जरूरी यह है कि जिस प्रकार का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भी सुधार की गुंजाइश है और आवश्यकता है। पहला तो दूसरा, जहां तक सवाल पैदा होता है कि स्कूलों की पढ़ाई थी हमारे समय में या इसके पहले के समय में, स्कूलों में ही विद्यार्थी इतनी पढ़ाई कर लेते थे कि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ भी नकेल कसने की जरूरत है कि क्या जरूरत है कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से दूर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगातार अपने ऊपर बोझ बढ़ाकर जा रहे हैं। वहां पे एक इस प्रकार का गैंग हो जा रहा है जो बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। इंपर्सनेशन से लेकर अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाने का उपाय इन अलग अलग दुकानों में किया जा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की गुंजाइश है। जहां तक सवाल होता है कि एग्जामिनेशन को फुल प्रूफ करने का, तो मुझे लग रहा है कि यह डिजिटलाइजेशन का जमाना है और इसमें आवश्यक ये है कि इसको पूरी तरह से किस प्रकार से सुधार और किया जाए, और इसके साथ साथ जो एनटीए में भी सुधार की आवश्यकता है उसको भी करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि यह अपने नेसेंट स्टेज में है, प्रारंभिक दिनों में है, और इसमें लगातार इस प्रकार के लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं इस सिस्टम में, जिससे कि यह तय हो जा रहा है कि यह जो इस प्रकार की गुंजाइशों की इंपर्सनेशन हो जाए, क्वेश्चन लीक हो जाए, क्वेश्चन का प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाए, जैसा भी केशव जी बता रहे थे। तो इन तमाम प्रकार की गुंजाइश की आवश्यकता है। और जहां तक प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूपीएससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन क्यों नहीं लीक होता, उसमें भी तो बड़ी तादाद में विद्यार्थी आते हैं। वह वैसे इंस्टीट्यूशंस में होता है जो इंस्टीट्यूशन सरकारी संस्थाएं। सर अगर क्योंकि हम अब जब सुधार की बात कर ही रहे हैं तो कई बार एक उदाहरण आप देख लेते हैं कि बाकी देशों में क्या चल रहा है, वहां क्या पेपर लीक जैसी समस्या है, वहां किस तरह से उस पर काम किया गया है। तो जरा वो मैं आपको बता दूं, विदेशों में दरअसल ये जो परीक्षाएं हैं वो कैसे होती हैं। अमेरिका की अगर बात करें, MCAT की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, साल भर कई तारीखों पर परीक्षा होती है, हर छात्र के लिए अलग प्रश्न सेट होता है, सुरक्षित स्थायी परीक्षा केंद्र होता है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ऑनलाइन CBT परीक्षा, कई दिनों तक यहाँ पे भी परीक्षा चलती है, स्लॉट बुकिंग की सुविधा है, बड़े डिजिटल प्रश्न बैंक होते हैं। चीन की अगर बात करें तो यहाँ जो प्रश्न पत्र है वो सबसे खास बात कि जेल में प्रिंट होता है, जिसका जिक्र अभी हमारे यहाँ खास मेहमान जो जुड़े हैं उन्होंने इस बात का इशारा किया कि हमें 3 प्रिंटिंग प्रेस अलग रख लेने चाहिए, क्योंकि वहां क्या कमी रह जा रही है उसको क्या सुधारने की जरूरत है। तो चीन में प्रश्न पत्र जेल में प्रिंट होता है, 24 घंटे निगरानी होती है, हथियारबंद सुरक्षा में पेपर ट्रांसपोर्ट होता है,
और जीपीएस और रिमोट मॉनिटरिंग होती है। ये चीन की बात मैं आपको बता रही हूँ। दक्षिण कोरिया में पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञ अलग थलग रखे जाते हैं, जिसका जिक्र भी अभी हमारे पैनल में बैठे हुए एक जो शख्स है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे हम ये अलग करें कि हम उनको अलग ही रख दें जब तक पेपर बन रहा है, उसके बाद जब तक पेपर हो रहा है। तो यहां पर दक्षिण कोरिया में यही तरीका है कि पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञ अलग थलग रखे जाते हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है और सख्त लॉजिस्टिक प्रोटोकॉल भी होते हैं। तो इन सब का पालन यहां पर होता है। जरा मैम शिखा जी, क्या इस तरह इनमें से जो मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि वहां जिस तरह का जो सिस्टम है, हम उसको देखते हुए क्या ये जो सबसे जरूरी सरकारी प्रेस में क्यों नहीं छप सकते पेपर मैडम? नहीं, जब नोट छपते हैं तो सरकारी प्रेस हो, देखिए ये जो पेपर छपता है ये आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, जहां से भी कभी भी ऐसा पेपर लीक होने की गुंजाइश ही नहीं होती। और अभी भी जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें यही मिला कि वहां से पेपर नहीं लीक हुआ था। असली प्रॉब्लम जो है, ऐसा अगर आप देखिए दोबारा नीट का पेपर हुआ ना, वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एक्सेप्ट कि कुछ सेंटर्स पे आपको सॉल्वर्स मिल गए। तो वो तो हमारे देश की प्रॉब्लम है कि मॉरल वैल्यूज की प्रॉब्लम है कि हर आदमी नकल करने के लिए तैयार ही बैठा है। पर अगर आप देखिए कि जब सेकंड टाइम नीट का पेपर हुआ है वो बहुत अच्छे से हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट मींस हमारे सिस्टम में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ सबसे बड़ी कहां है कि हम दोषियों को सजा नहीं दे रहे हैं। जब तक आप कह रही हैं ना कि सब कोई नकल करने के लिए बैठा है, तब तक तो मैं ये ईयर जो है वो करते जाएंगे। ठीक है मैम, ये कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि सबकी मंशा है कि सब नकल करने बैठे हैं। हाँ, तो क्या ये बड़ी गलती नहीं? सीटें इतनी अगर कम हैं, इसमें सजा हमारे वेयर आर द कल्प्रिट्स ऑफ 2024 पेपर लीक। मैम देखिए, नीट में 24 लाख बच्चे बैठते हैं, सरकारी मेडिकल सीटें सिर्फ 50 से 60 हजार हैं, यानी 97% रिजेक्शन रेट है। तो इस सिस्टम में क्या ब्लैक मार्केट बनना तय नहीं है? इसका इलाज फिर क्या बनता है मैडम? ब्लैक मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो सोल्यूशन होता है कि आप फौरन हाथ के हाथ उनको पकड़ के उनको सजा दीजिए, उनको जेल में जाइए। जब उसको पता, जिसने 24 में पेपर लीक कराया और कुछ नहीं हुआ उसके अगेंस्ट, तो उसकी तो हिम्मत बढ़ गई ना कि अच्छा मैं 25 में भी लीक करा दूंगा और 26 में भी लीक करा दूंगा और मैं उसमें करोड़ों कमा लूंगा और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो दिस टाइम आई एम रियली हैप्पी कि इस बार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन रहे हैं और जो नीट में जो लोग पकड़े गए थे, कुलकर्णी को भी पकड़ा गया है और अभी एक स्टेप और रह गया है। हमें हमेशा क्या है, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं कि एक एनटीए का जिसने पेपर सेटर किया और कुछ वहां पे जरूर ऑफिशियल्स होंगे जिन्होंने उसको हेल्प किया होगा। सेकेंडली जो कोचिंग्स में जो लोग हेल्प कर रहे हैं बच्चों को वो पेपर देने में, वो कोचिंग वाले भी कुछ हैं। जरूर है कि 1 लाख में से कुछ ही होंगे पर हैं। और तीसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो मैंने शुरू में भी कहा कि वो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स जो इन पेपर्स को खरीद रहे हैं। तो इन तीनों की अलग से लिस्ट बना के और उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि उनकी हिम्मत ना हो कि अगली बार वो पेपर लीक कराने की कोशिश भी करें। क्योंकि अगर हम अपना पूरा सिस्टम देखें तो उस पूरे सिस्टम में जितने वीक लिंक्स थे और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज थी, इस साल वो सारी सही कर ली गई और नीट का पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया गया। तो ये जो है हमें पता है कि हम अपना कंडक्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन का सिस्टम करना बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि जो जहां पे है वो वहां से अच्छे से राजपूत जी, क्योंकि आप इस बात का ठीक है मैडम, में 1-2 बार भी हम अगर ज्यादा करते हैं तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और अगर 22 लाख बच्चे दे रहे हैं तो जिस तरह से बाकी जगहों पे होता है कि आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए और उस स्लॉट में आप अपना एग्जाम दीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। और और इन सुझावों पे सरकार को अमल करना चाहिए। ठीक है राजपूत जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक एनटीए को लेकर कि क्या एनटीए में किसी सुधार की जरूरत है? जो केंद्रीकरण किया गया, ये सही फैसला था या इसमें अभी और सुधार की जरूरत है? और दूसरा सर, क्योंकि जिस तरह से मैम कह रही हैं कि भाई ये सिस्टम में सजा नहीं हो पा रही है, क्या वो सजा और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनना कितना फायदेमंद हो सकता है? ये कैसा कदम आप देखते हैं, जरा उसको भी बताइए मुझे। फास्ट ट्रैक बनने से क्या होगा? देखिए, एनटीए की स्थापना जो की गई है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब उसकी संरचना कैसी है, कौन से लोग उसमें हैं, कहाँ हैं, नहीं है, ये निश्चित रूप से सरकार देखेगी। मैं एक बात कहता हूं जो सारे देश की संस्थाओं के लिए कहना चाहिए मुझे, और मैं कहता रहता हूं कि जो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको एकेडमिक लीडरशिप चाहिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, सीबीएसई है, ये वो संस्थाएं हैं जहां पर उच्चतम स्तर पर प्रशासकीय अनुभव की नहीं, मतलब शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रशासन के लिए आप उसको रजिस्ट्रार देते हैं, जैसे विश्वविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे सकते हैं, अच्छा व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन इस देश को इस पर विचार करना चाहिए कि एकेडमिक लीडरशिप
राइट फ्रॉम द हेडमास्टर ऑफ द प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आपने जो दूसरी बात पूछी है वो ये है, एनटीए की बात हो गई। दूसरी बात आपने ये पूछी है कि क्या जी क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सही बात यह है कि आपको नियमित कर्मचारी रखने ही पड़ेंगे, और वो हर संस्था में मैं देख रहा हूँ, जिन संस्थाओं से मैं जुड़ता हूँ वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी समाप्त हो जाती है, बहुत से अनुभव समाप्त हो जाते हैं। उधर देश को ध्यान देना चाहिए, जैसे भी हो जहाँ भी हो देना ही पड़ेगा। और तीसरी बात जो अंतिम है, जो मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाता कि एनटीए के पेपर लीक के बाद 24 बच्चों ने आत्महत्या की है। क्या ये छोटी बात? क्या इसका उत्तरदायी वो लोग नहीं है जिन्होंने पेपर लीक किया है? उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा क्यों नहीं दाखिल किया जा सकता? प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है। केवल इस वर्ष के लिए ही नहीं कि पुराने वर्षों पर भी होना चाहिए। और मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में 1962 से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत कष्ट है इस बात से कि 24 बच्चों ने इस घटना के कारण आत्महत्या की। कितना कष्ट हुआ है देश के लोगों को, मेरे जैसे व्यक्ति को कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। तो मैं तो चाहता हूं कि विक्रम सिंह जी इसको ज्यादा अच्छे ढंग से कह सकते हैं, वो बहुत हमारे सम्मानित विशेषज्ञ हैं इस सबके, कि क्यों नहीं भाई नॉट चार्ज देम विद मर्डर, दे हैव मर्डर्ड दीज पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ। इसलिए सजा तो होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था हमारी जो है बहुत ही नीचे के स्तर पर है। विक्रम जी से भी जवाब ले लेती हूँ मैं इस पे। विक्रम जी हाँ, उनसे लीजिए, वो बहुत अच्छा बताएंगे इसके बारे में। पिताजी प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब हम सब में सबसे सर्वाधिक अनुभवी और मेरे लिए तो कम से कम बहुत ही पूज्य एक शिक्षाविद हैं। उनकी बातें कितनी मार्मिक आप समझ सकती है, वो असहज हो गए अपनी बात करते करते। 24 बच्चों ने अगर आत्मघात किया है तो ये एक त्रासदी है। और मैं चाहूंगा अगर किसी बच्चे ने कोई लेटर छोड़ा है, कोई संकेत दिया है कि पेपर लीक के कारण उन्होंने दिया है, तो कानून के हिसाब से केस आत्मघात का बन जाता है कि एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बन जाता है, और बनना भी चाहिए। और जो प्रोफेसर साहब ने बात कही है, अगर इसको हम आगे तक जाएं, लेकिन हमने आज तक कभी इस प्रकरण में गंभीरता नहीं दिखा। गंभीरता जिस दिन हम दिखा रहे, बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता, कि मैं क्रांतिकारी बातें नहीं कर रहा। जो लोग इसमें वांछित हैं उनको एक तरीके से 20 साल की सजा करवा दे, चल अचल संपत्ति कुट कर ले। आप ये देख लीजिए कि देश भर में ऐसे 100 लोगों को आप दंडात्मक कार्रवाई कर दें, अगला थर्रा जाएगा रिश्वत दे करके पेपर प्राप्त करने में या नकल करके मुन्ना भाई बनने में। लेकिन हमने कुछ किया नहीं आज तक। आज जब इतनी बड़ी जो चुनौती आई, तब प्रधानमंत्री के स्तर पे ये कार्रवाई की जा रही है। प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब की एक बात मैं और कहूंगा, शिक्षाविद का ये काम है कि इसको करें, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के कार्य को देखें, लेकिन पेपर सेटिंग, एग्जामिनेशन के कंडक्ट को शिक्षाविद जिन्होंने जीवन अपना दे दिया। आज 36 साल मैंने पुलिस में दिया है, चांसलर भी हूं, लेकिन मैं दावे कर सकता हूं कि जो काम आज शिक्षाविद कर लेगा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन शिक्षाविद को नहीं, पुलिस को दिया। ठीक है, लेकिन केशव जी जरा मैं आगे बढ़ते हुए, केशव जी ये छात्रों का भरोसा कैसे आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, जब हमारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो ना हमें सजा का प्रावधान का सोचना पड़ेगा, ना किसी और चीज का, और ना ये प्रोटेस्ट होंगे। क्योंकि आज क्या है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तो वो जो विश्वास हट गया है और डाउट ज्यादा है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं है, पहल नहीं की। सरकार ने जब एयरफोर्स और आर्मी लगा दी, मतलब उसकी सीरियसनेस थी, और आने वाले समय में वो कई ऐसे इसमें लूप होल है, खत्म करेंगे। अब इसमें दो चीजें और ऐड करूंगा, एक मुद्दा आज रह गया, अभी किसी ने जिक्र नहीं किया, जो सरकार सोच रही है। इसमें एक तो है कि क्यों नहीं जेई के जैसे आप 2 बार परीक्षा कराइए। आज एक बच्चा अगर एक दिन ठीक नहीं कर पाया, उसको एक अवसर मिलेगा, तो सुइसाइड भी कम होगा। दूसरा, एज कम करिए, यहाँ ना अटेम्प्ट लिमिटेड है ना एज। एक छात्र 8 साल तक थोड़ी नेट देता रहेगा, जेई में, एडवांस्ड में, इसमें भी तो है, तो कहीं तो आप उनको रोकिए। तीसरी चीज है जो आपने कहा, सीट। आज आप सीट बढ़ाते हैं तो मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, रशिया जो बच्चा जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज यही रह जाएगा। और जब इतनी डिमांड है
तो क्यों नहीं हम आज कोठारी कमेटी ने 60 में कहा था 6% जीडीपी का, अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। और इसमें एक और मॉडल है प्रीलिम्स और मेंस, जैसे यूपीएससी होता है, आप एक प्रीलिम्स करा दीजिए और उसमें से जो बच्चे चुन के आए, जब तक आपकी ऑनलाइन व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पहले आप ऑफलाइन कराइए, फिर उनको ऑनलाइन 2 लाख को ले लीजिए। अब एक चीज हो रही है कि स्कूल एकदम बच्चे जाते नहीं है, कोचिंगों में बच्चे बैठे रहते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के नंबर जोड़ने की बात कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी पहल है, इससे स्कूल्स की इंपॉर्टेंस आएगी। लेकिन यहां सरकार को क्या करना पड़ेगा, 66 बोर्ड आज एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं बोर्ड के पर नंबर लगाऊंगा तो वहां पेपर लीक होने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमें एक वन नेशन वन सिलेबस के ऊपर आना पड़ेगा। जब एंट्रेंस में एक सिलेबस है, यूनिफॉर्मिटी आप सिलेबस में लाइए, तब हम बोर्ड्स के अंदर ला सकते हैं। अदरवाइज वो रिफॉर्म फिर आपके लिए एक सरदर्द बनेगा अगर आप उसको सही इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, हर बोर्ड नंबर ज्यादा देगा। तो अभी पहला साल देखिए, मेरा मानना है इसको ऑफलाइन रखिए। सीबीटी जाने से पहले आपको सोचना है 20 लाख बच्चे हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन में, अब देखिए बच्चा कहेगा मेरे तो अब सीयूईटी में एक बच्चे के 696 थे, उसके रैशनलाइजेशन के बाद 596 हो गए। तो ये एक और पिटारा खोलेंगे, जो मैंने लॉकडाउन और पेपर प्रिंटिंग एट द सेंटर बोला है, कहीं और नहीं, नासिक ही नहीं, कलकत्ता में भी प्रेस है, मैं आपको बताऊं 3 प्रेस में छपता है ये पेपर। और आप हर 5500 सेंटर में 3 प्रिंटर लगाइए विद पावर बैकअप। जब उसी दिन पेपर प्रिंट होगा, किसी के हाथ लगेगा तो वो करेगा क्या, जब बच्चा ही अंदर आ गया तो बात खत्म। आपको ये एयरफोर्स और आज टेक्नोलॉजिकल जमाना है, अच्छे प्रिंटर आते हैं, आपको मेल करना है या एनक्रिप्टेड की देनी है। और पाठ्यक्रम में जैसे संजीव जी कह रहे थे, बहुत जरूरत है मेल लाने की, ताकि हर बोर्ड एक जैसा हो, किसी को एडवांटेज नहीं हो। और इवन काउंसलिंगों में भी कई चीजें होती है, वहां भी रिफॉर्म की जरूरत है, जो प्रोसेस शुरू होगा। कई बार बच्चे 600 नंबर लेके दिल्ली से और एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन 500 नंबर पे दूसरे स्टेट में एडमिशन मिल रहा है। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। जब हम बैठ रहे हैं, हर स्टेक होल्डर को बुला के अगले 2 महीने में इस पे चिंतन करना है और इस कैंसर को खत्म करना है, ताकि कोचिंग वाला कोचिंग का काम करे, बच्चे अपने काम करे, एनटीए अपना काम करे। लेकिन और सर, वहां मैंने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि हर कोचिंग में प्रॉब्लम नहीं है, 100 कोचिंग्स चलाते हुए लोग होंगे, उनमें से 1-2 में दिक्कत है। मैंने पूछा उन 1-2 के लिए भी आप क्या सुझाव देते हैं, क्या ऐसे लगाम कोचिंग सेंटर्स पर लगाए जाने चाहिए? लगाम ही नहीं, इनके साथ ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि कोई कभी सोच ना सके। मैं एक और चीज बताऊं, आज रैंक खरीदे जाते हैं और फिर पेनल्टी लगती है, वो 8 लाख की पेनल्टी है। उन्होंने उस रैंक खरीद के 1 करोड़ का फायदा कर लिया, 8 लाख देके वो निकल जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, उनको प्रोसिक्यूट करके आगे काम नहीं करने देना चाहिए। ये तो इनको इजी रास्ता है, 10 लाख का फाइन दे देंगे और हम बाहर निकल जाएंगे। उनको आजीवन बैन देंगे, तब ऐसा ये गंध हटेगा। और मैं खुद कोचिंग में बड़ा वो महसूस करता हूँ, इसकी जरूरत है और जहां लगाम लगानी है लगाई जाए। विक्रम जी, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि कई कड़े कानून तो देखिए बने हैं, फिर भी पेपर लीक अगर हो रहा है तो क्यों, ये एक बड़ा सवाल होता है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि केवल जुर्माना लगा के नहीं छोड़ना है ना, सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, तब शायद ऐसी हरकतें करने वाले से पहले इंसान 100 बार सोचे। अर्पिता जी, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ये तो हमने एक मजाक बना रखा है। इस पेपर लीक में आप हमें बता दें, जहां कहीं पेपर लीक हो, क्या किसी संगठित अपराधी, किसी गैंग लीडर या किसी चोटी के आदमी को हमने सजा दी है? हमने एक को भी सजा नहीं दी है। संदेश ये जा रहा है, नकल करो, पैसे कमाओ, रिश्वत दो, बचो, दोबारा नकल कराओ। तो इस तरीके के अगर इकोसिस्टम हमने तैयार किया है, और पहले तो ये देख लीजिए कि अगर 2-4 जगह कायदे से अगर कार्रवाई हो जाए और सजा पा जाए, मैं कह रहा हूँ एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री जी ने की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 45 दिन में व्यवस्था आ जाती है। चल अचल संपत्ति कुर्क कर ले, जो भी कोचिंग वाले हैं, भ्रष्ट अधिकारी हो, कोई भी हो, उनकी टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कीजिए और उनको कम से कम 15 साल की सजा दे दीजिए और अपील में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके उनके सारे भागने के रास्ते कर दे बंद। प्रोफेसर संजीव जी भी बैठे, वो भी इसके बाद प्रकाश डालेंगे। कम से कम कुछ तो शासन की इच्छा शक्ति दिखाई पड़नी चाहिए। ठीक है सर, अब क्योंकि आखिरी दौर पर हम लोग पहुंच गए हैं, तो मैं अब सीधे बस 3 पॉइंटर्स में समझना चाहती हूँ, सारे मेहमान जो यहाँ पर हैं उनके हिसाब से सबसे बड़े 3 ऐसे सुधार क्या हो सकते हैं। केशव जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, जरा जल्दी से बता दीजिए वो 3 सुधार आप क्या देखते हैं, पॉइंट्स में बताइए सर। ये सबसे मैं जानना चाहती हूँ 3 सुधार कौन से हैं जो सबसे जरूरी हैं सर। देखिए, पहला मैं एक आपके उस अलग जाके पॉइंट ले रहा हूँ, जितने प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है
मीडिया से एक दिन वहां पे उनकी लाइव डिबेट करिए, उन्हें जो कहना है, सुझाव देना है, हम भी तो सुने कि क्या ठोस जवाब, सवाल और उनके केशव जी, सुझाव आपने हैं। वैसे उस पे नहीं जाना है, लेकिन आपने देखा होगा जितने मीडिया वाले गए, कुछ फीमेल्स भी गई, जिस तरह से उनके साथ हो रहा है सर, तो कोई भी इंसान वहां पर अपने कपड़े फटवाने के लिए नहीं जाएगा ना सर। हम जो भी मीडिया के लोग गए उनकी बात सुनने के लिए गए। आपकी नाराजगी हो सकती थी, आप चीख सकते थे, माइक पे चिल्ला सकते थे, आप कुछ बुरा कह सकते थे, लेकिन अगर आप मारने पीटने लगेंगे, शर्ट तोड़ने लगेंगे, सर फोड़ने लगेंगे, कपड़े फाड़ने लगेंगे, तो कैसे जाएंगे सर? इसलिए मैं थोड़ा इसको इनकार कर सर, उनसे यही कहना है कि अपने पॉइंट्स पूरे लिख के दे दीजिए, सरकार उस पर विचार तो कर ले, आपके सुझाव देख ले, आप सॉल्यूशन दीजिए। रेजिग्नेशन से खाली होता तो हम मांग नहीं लेते। सर, सोल्यूशन नहीं है उसमें, जो भी है वो रिजाइन है, उसमें है कि जिन पे केस दर्ज हुआ है वो वापस हो, वो अलग डिमांड है। इसीलिए मैंने आज ये शो किया कि रिफॉर्म पर क्यों नहीं बात हो रही, कहीं रिफॉर्म पे बात नहीं हो रही सर, सोल्यूशन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए कोई मुझे राजनीतिक डिबेट चाहिए ही नहीं थी, मैं चाहती थी कि सोल्यूशन पे तो बात करें। जो हमारे छात्र जो परेशान होकर टीवी पे बैठकर देख रहे हैं कि भैया हल बताओगे, कौन बताएगा हल, इसीलिए मैंने गूंज में मौका रखा कि भैया हल बताएंगे, आज क्या हल हो सकता है वो समझ रहे हैं सर हम। इसलिए मैं आपसे 3 ऐसे हल समझना चाह रही हूँ सर, 3 पॉइंटर्स बताइए सर आप मुझे। एक, हमारे को आज सरकार को 20 लाख सीटें तैयार करने की, सीबीटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जमाना सीबीटी है। ठीक है सर। और उस पे इन्वेस्ट करके, और वो अपने प्राइवेट पे डिपेंड नहीं करें। और दूसरा, जो पेपर सेटिंग है वो इतने विशेषज्ञ और गोपनीय हो कि कोई गेस नहीं कर पाए कि किसका पेपर आ रहा है, किसका पेपर नहीं आ रहा। तीसरा, बायोमेट्रिक जो अवस्था है उसको इतना अच्छा करें, सीटों को बढ़ाने के साथ साथ, ताकि डिमांड सप्लाई का जहां गैप नहीं होगा वहां कोई सीटें नहीं खरीदेगा। क्लैट में और परीक्षाओं में, जेईई में ये सब नहीं होता, तो क्यों हम इसको अलाउ कर रहे हैं? ठीक है शिखा जी, 3 पॉइंट्स मैम। देखिए, राधाकृष्णन कमेटी जो बनी थी पार्लियामेंट की, उसने 101 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दी थी, और उन रिकमेंडेशंस में से अभी सिर्फ 60 या 66 रिकमेंडेशंस उन्होंने मानी है। तो अब जब इतना स्टडी करके रिकमेंडेशंस दी गई हैं, पूरा एक सिस्टम स्टडी किया गया, और उस वक्त कहा भी गया था कि एनटीए की जो वर्किंग है, पार्लियामेंट फेल्ट कि देयर वर सम लूज वीक पॉइंट्स कि उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसमें ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम की बात हुई, उसमें एनक्रिप्शन की बात हुई। तो जो मेन चीज है कि हमें अपने पूरे सिस्टम को स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर सेटिंग टू पेपर टेकिंग, कि वहां पे भी आपके कोई सॉल्वर्स नहीं होने चाहिए, वहां तक हमें पूरा एक अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए। और सेकेंडली जो है कि हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ऊंची रखनी चाहिए, कि किसने पेपर सेट किया है, कहां जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, जैसा कि मोस्टली सभी एग्जाम्स में इंडिया में होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, थर्ड पॉइंट, कि 2006 से अगर आप लगातार देखिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूजीसी का पेपर हो, मेडिकल के पेपर हो, तो 2006 से हमें पता है इतने सारे पेपर लीक हो गए, पर सजा किसको मिली है? ठीक है, यानी सजा मिले। ठीक है संजीव जी, क्योंकि मैं जल्दी मेरे पास समय वक्त कम है, बस पॉइंटर्स में बताइएगा सर। जी सर। जी, मेरे 3 सुझाव है। पहला, डिमांड सप्लाई का मामला है, इसलिए नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई जाए। इस सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाई है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा सुझाव है वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। जितने भी बोर्ड हैं, 63 बोर्ड लगभग देश भर में हैं, उनको एकजुट करने की और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो पकड़ है उसको कमजोर करने की भी सरकार की आवश्यकता है, कि बच्चे अपने से स्कूल में पढ़े। तीसरा जो है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, और इसको मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। पेरेंट्स के साथ साथ कोचिंग वालों को भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए अगर वो करते हैं, और छात्रों को भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ये अगर 3 सुधार किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बातें भविष्य में नहीं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, ये सुझावों पर आज हमने बात की, समाधान पर हमने बात की, हल पे हमने बात की कि क्या समाधान हो, क्योंकि आज हमें कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना है कि आगे कोई पेपर लीक की खबर मैं ना पढूं। मां ने जो कंगन बेचे थे उसकी फीस भरने को वो उम्मीदें उस एक लीक की खबर से टूट गई। बेटा तो ढूंढ रहा था भविष्य उस कमरे में बंद होकर, पर सिमट की ढिलाई से जिंदगी छूट गई। देखते रहिए वॉच।